नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने रविवार को कोविड-19 के इलाज के लिए दो वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति दे दी। ये दो वैक्सीन हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का भारतीय संस्करण है, वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत की अपनी वैक्सीन है, जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जाता है। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है, वहीं कोवैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी ब्रिटेन में मिलने के बाद ऐसी पूरी संभावना थी कि कोविशील्ड को भी भारत में मंजूरी मिल जाएगी, और आखिर में हुआ भी ऐसा। लेकिन इसके साथ ही और इतनी जल्दी कोवैक्सीन को भी भारत में अनुमति मिल जाएगी, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। इस पर बहुत से सवाल जवाब हो चले हैं। कोवैक्सीन को इतनी जल्दी अनुमति दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी समेत कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर एविरल वत्स मौजूद हैं। डॉक्टर एविरल वत्स स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भूमिका निभाते हैं। कोरोना काल की शुरुआत से ही डॉक्टर एविरल वत्स सच कहूं के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार दर्शकों से महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं। डॉक्टर एविरल वत्स, सच कहूं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी, डॉक्टर वत्स, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि दोनों जो दवा है, इनमें बड़ा भेद क्या है? लोगों की चिंताएँ क्यों हैं, इन दोनों दवाओं को लेकर? जी, देखिए ये दोनों पहले तो ये वैक्सीन हैं जो कि जी, एज़ अ ट्रीटमेंट इसको हम एज़ अ ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करते, ये बीमारी होने से पहले दी जाती हैं। तो ये एक अलग सी कैटेगरी होती है वैक्सीन की, जो कि दवा से इसको हम अलग मानते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में नहीं, ये बचाव के लिए काम में आती हैं। ये जी, इसलिए बोल जी, रहा हूँ कि ये जो तथ्य है, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए ताकि हम समझ सकें कि वैक्सीन का रोल क्या है। तो उसके हुँ, बाद आपने पूछा कि ये दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो दोनों की टेक्नोलॉजीज़ में भी अलग-अलग फ़र्क है। जो जो क्या नाम है अपना कोविशील्ड है, जो कि ऑक्सफोर्ड वाली है, एस्ट्राज़ेनेका वाली जो है, जी, वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो एक क्या करते हैं कि जो कोरोना वायरस के कुछ छोटा-सा पार्ट है, उसको लेकर एक दूसरी वायरस है, जो कि चिंपैंज़ीज़ में फ्लू करती है, उस वायरस हुँ, को बहुत कमज़ोर करके उसमें वो पार्ट डाल देते हैं और वो वायरस फिर हमारे शरीर में डालते हैं और फिर हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, उस वायरस के जो प्रोटीन बनते हैं, जो कोरोना वायरस के जो प्रोटीन है, वो हमारी बॉडी बनाएगी, उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी जो है तैयार रहेगी और जैसे ही असली कोरोना का हमारे ऊपर अटैक होता है, हमारी इम्यूनिटी उसको फाइट कर लेगी। तो और जी, जो ये जो जो बायोटेक की वैक्सीन है, इसकी जो हुँ, टेक्नोलॉजी का फ़र्क ये है कि ये पूरी की पूरी कोरोना वायरस को लेकर उसको हुँ, वीक करके उसका जो हम कहें जो एनवेलप है, जो उसका उसको उसको घेर के रखने वाला जो बाहर का जो उसका जंतर तंत्र है, उसको वीक करके वो बॉडी में डाला जाता है और उसके हुँ, अगेंस्ट फिर जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो तैयार हो जाती है। दोनों केसेस में जो वायरसेस हमारी बॉडी में जाती हैं वो बीमारी नहीं करती है। ये तो बिल्कुल तय है। ये तो हम पिछले 50 सालों से देख रहे हैं कि जो वायरस हम डालते हैं वैक्सीन के तौर पे, उसको बहुत वीक कर दिया जाता है। वो बीमारी नहीं करती हैं, बल्कि वो हमारी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देती हैं ताकि वो तैयार रहे असली वायरस के अटैक के लिए। तो ये बचाव के लिए हम ये देते हैं। अगली बात आती है जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है, उसकी 3 स्टेजेस, जो वैक्सीन को लोगों को देने से पहले कई स्टेजेस में से गुजरना पड़ता है। क्योंकि हम अगर ध्यान दें तो वैक्सीन जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल्स को दी जाती है, बीमारों को नहीं जाती, वो लोग जो ठीक होते हैं उनको दी जाती है। तो हमें बहुत ध्यान से ये देखना होता है कि वैक्सीन बहुत सेफ है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि जो लोग पहले से ठीक है उनको कुछ नई बीमारी दी जाए। तो उसके लिए 3-4 स्टेजेस से ये गुजरती है। जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है उसके वो 3 क्रिटिकल स्टेजेस पूरे हो चुके हैं, उसके डाटा का एनालिसिस हो चुका है, लेकिन जो बायोटेक वाली है उसकी 3rd स्टेज का हमारे पास डाटा अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में कि हुँ, उसको दोनों को अप्रूवल दी गई है, लेकिन बायोटेक का हमारे पास 3rd स्टेज का जो डेटा है उसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं कि 3rd स्टेज का क्या इम्पोर्टेंस है, अगर आप आगे बात करना चाहेंगे, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है। जी। जी, डॉक्टर साहब, जो बनाने का तरीका, जो टेक्नोलॉजी आपने बताई और जो उसको लगाने का तरीका दोनों वैक्सीन का, वो भी। अब जो बड़ा सवाल खड़ा होकर आता है, वो ये आता है कि लोगों में, इंडिया की बात करें खास तौर पर, तो लोगों में कहीं न कहीं एक डर का माहौल है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं, मध्य प्रदेश में वैक्सीन का ट्रायल किया गया
और कुछ स्लम बस्तियों में किया गया, लेकिन वो ट्रायल के बाद कुछ लोग बीमार हुए। अब उस खबर के बाद लोगों में कहीं न कहीं भय का माहौल भी है और इस जो घटना के बाद देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है, वो बड़े सवाल सरकार पर उठा रही है कि सरकार कोवैक्सीन, खास तौर पर कोवैक्सीन को जल्दबाजी में क्यों मार्केट में उतारना चाहती हैं। इस जो ट्रायल है उसका वो रन पूरा होना चाहिए, आंकड़े आने चाहिए, उसके बाद लोगों में इसको लगाया जाए, लोगों में दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। मैं एक एक दो बातें और बता दूं कि जो वैक्सीन का जो ट्रायल्स हैं, जो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, उसमें जो रिजल्ट आते हैं, वो कैसे किया जाता है, कैसे लोगों को उसके बारे में बताइए, तो बहुत ही पारदर्शक होना चाहिए। और वो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसमें वो विश्वास कर सकें। तो ये जो साइंस, अगर इसके 2 एस्पेक्ट हैं जो आपने प्रश्न किया, उसके 2 अलग-अलग पहलू हैं। एक तो साइंटिफिक पहलू है और दूसरा पॉलिटिकल पहलू है। तो जो साइंटिफिक पहलू है, उसमें सब चीज़ों का पूरा ख़्याल रखा जाता है कि देखिए जैसे ही हम ट्रायल करते हैं, जिन पे वो वैक्सीन दी जाती है, उनको हमें खुलकर बताना चाहिए कि ये वैक्सीन है। इसमें आपको 50% चांस है कि आपको वैक्सीन मिल सकती है, 50% चांस है कि आपको पानी का इंजेक्शन मिलेगा, क्योंकि किसी को नहीं, ना देने वाले को मालूम होना चाहिए, ना लेने वाले को मालूम होना चाहिए कि क्या मिल रहा है। और फिर अगर आपको कोई भी ये परेशानियां हैं जो हो सकती हैं, अगर ये होती हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। उसके बाद वो इंसान जो है वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे कि मैं ट्रायल में आना चाहता हूँ या नहीं आना चाहता हूँ। ये एक बेसिक प्रोसीजर है ट्रायल के लिए। अगर ये पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो प्रोसीजर में कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है और फिर उसके ऊपर शक जो है वो बढ़ता जाता है। जो मैंने पहले बात कही, विश्वास जो है वो कम होता जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो वही है कि ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी पे चोट पहुंचती है। अगर हम ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना या फाइजर, में इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये वेस्ट की हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो वैक्सीन की जो रन है, उसको इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको मॉनिटर करती है। जो सिस्टम्स काफी रोबस्ट बनाए गए हैं, तो उसमें इसीलिए ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो किसी भी कंट्री के नाम से ट्रस्ट नहीं बढ़ता, उसके जो प्रोसीजर बनाए गए हैं उससे वो ट्रस्ट बढ़ता है। तो साइंस का यही है कि अगर आप सिस्टमेटिकली करेंगे तो अपने आप वो ट्रस्ट बढ़ेगा, और उसमें आप किसी भी कंट्री के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंस नोज नो बॉर्डर। तो ये जो दूसरी बात आती है कि अगर हम ऐसे रिजल्ट सामने ला रहे हैं जिसका हमें पारदर्शिता नहीं है कि कहाँ से आए, कैसे आए। अभी तो जो बायोटेक वाली है, हमें ये नहीं मालूम कि रिजल्ट हैं क्या। फेज 1 और फेज 2 के रिजल्ट हमारे पास हैं, लेकिन इन दोनों का मेन जो गोल होता है स्टेजेस का, वही होता है कि फेज 3 के पे हम चलें आगे। हम फेज 3 कर रहे हैं, लेकिन अप्रूवल से पहले हमें फेज 3 के रिजल्ट आने बहुत जरूरी हैं। वो अभी बायोटेक के नहीं आए, तो इसीलिए बहुत बड़ा बवाल जो है वो साइंटिफिक वर्ल्ड से उठा सबसे पहले, कि क्योंकि फेज 3 के ट्रायल्स में के नहीं है, हमें नहीं मालूम वो वैक्सीन जो है कितनी एफिकेस हो। अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं तो इंडिया से जो वैक्सीन आती हैं वो बहुत पुख्ता होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बायोटेक ने भी अच्छे काम किए हैं। तो ये भी हो सकता है कि बायोटेक वाली वैक्सीन बहुत अच्छी हो और उसके मिनिमम साइड इफेक्ट्स हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन जब तक हमारे पास वो रिजल्ट नहीं आ जाते, हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट और असली जो नंबर्स होते हैं उसकी बिना पर ही कह सकते हैं कि ये वैक्सीन जो है कारगर है, सेफ है। और कोई भी क्लेम करना चाहे तो हम उसके बेस पर ही कर सकते हैं। उसके बिना हम करते हैं तो ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है, और ये जो लोगों में जो डिस्ट्रस्ट फैलता है, उसका ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लोग उसको माने कि ये तो हमें पूरी सच ही नहीं बता रहे, तो हम इस पर कैसे विश्वास करें। तो लोगों की बात मुझे बिल्कुल समझ में आती है। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप स्कॉटलैंड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वहां भी जो केसेस की संख्या ज्यादा है, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, और वहां क्या वैक्सीनेशन का तरीका अपनाया जा रहा है? कौन सी वैक्सीनेशन वहां दी जा रही है? जी, आपने एक्चुअली बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि इसमें मैं एक और साथ में चीज एड्रेस करना चाहूंगा कि यूके में, जैसा आपने कहा कि नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, और एक्चुअली पहली पीक से भी ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत फिक्रमंदी हो रही है। उसके चलते वैक्सीन देने की जो स्पीड है उसको भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले, हालांकि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की जो 3rd स्टेज थी वो काफ़ी एडवांस चल रही थी, लेकिन यूके ने फाइजर वाली वैक्सीन, जो कि यूके की नहीं है, लेकिन यूके ने फाइजर वाली वैक्सीन को अप्रूव पहले किया, क्योंकि इसका डाटा अवेलेबल था, सब कुछ इन प्लेस था, सब कुछ हो चुका था। तो इसमें राष्ट्रवाद नहीं आता, साइंस में राष्ट्रवाद नहीं आता। अगर पहले कोई चीज अवेलेबल है
तो वो हमें जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचानी चाहिए, वही पहुंचानी यूके ने चाहिए। जी। तो जब तक ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन अप्रूव होती है तब तक फाइजर से हमने तकरीबन 500,000 डोजेज दे चुके थे, और अब जी आई थिंक 2-2.5 मिलियन डोजेज दे चुके हैं, और अभी जो जो प्रोसेस है वो चल रहा है। यहाँ का जो इम्यूनाइजेशन करने का जो सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है। वो रोबस्ट इस तरह से है कि हर इंसान एक डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड होता है, एक ही डॉक्टर के पास रजिस्टर्ड होता है, जिसको हम जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, हर इंसान यूके में। जी और वो जो हैं वो फिर अपने अपने जो पेशेंट्स कह लीजिए, क्लाइंट्स कह लीजिए, उनको वो चिट्ठियां लिख सकते हैं कि देखिए आप रिस्क कैटेगरी में आते हैं, आपको हम पहले बुलाते हैं, आइए हम आपको वैक्सीन देते हैं। और जी वो उनको जीपी सर्जरीज कहते हैं क्लिनिक्स पे। जीपी सर्जरीज में, फार्मेसीज में या अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, उनमें उनको बुलाकर पहले रिस्क ग्रुप्स को दिया जा रहा है, हेल्थ वर्कर्स को दिया जा रहा है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, पूरी 8-10 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो उनको पहले टारगेट करके जिनमें ज्यादा मौतें हो रही हैं, ज्यादा रिस्क पर हैं, उनको देनी शुरू हो गए हैं, ताकि हम मौतों को पहले कम करें, फिर बाकी सब लोगों को भी सेव करें। तो जी ये सिस्टम जो है इसको हमने पूरा बहुत बड़े मात्रा में रोल आउट, बहुत बड़े लेवल पे रोल आउट फिर से किया है। इसका जैसे इंडिया में अभी ड्राई रन कर रहे हैं, अभी सर्दियों में यहाँ पे फ्लू वैक्सीन दी जाती है, जो कि बहुत बड़ी चैलेंज होता है यूके वेस्टर्न वर्ल्ड में विंटर्स में, सर्दियों में। वो फ्लू वैक्सीन जस्ट दिसंबर में खत्म की, बहुत बड़े लेवल पे देने की, तो वो पूरा का पूरा एज अ ड्राई रन ही कह सकते हैं। उसमें भी वही कैटेगरीज आती हैं जो दी गई थी। तो अब ये प्रोसेस ऑन गोइंग है, बहुत ही चिंताजनक भी है, लेकिन अगले अगले 1 महीना कम से कम काफी चिंताजनक है। जी, डॉक्टर साहब जिस तरीके से आप लोग वहाँ वैक्सीनेशन का जो दौर आप लोगों ने चलाया हुआ है और लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है, तो क्या जो फाइज़र की वैक्सीन जो आप लोग दे रहे हैं, क्या उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं आपको लोगों में भी इस तरीके की चिंता देखने को मिल रही है, जिस तरीके से भारत में आप लोग खबरें देख रहे हैं, जिस तरीके से भारत में वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है? जी, देखिए वैक्सीन हो या कोई भी दवाई हो, वो बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती। मतलब हुँ, अगर हम मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ साइड नहीं है इफ़ेक्ट्स हैं। जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। हमें देखना ये है कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट, कि हम हुँ, कितना रिस्क उठा सकते हैं ताकि, और हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो जी, उसके उसी के आधार पर चीज़ों को अप्रूवल या डिसअप्रूवल दी जाती है। हुँ, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिससे मौतें ही नहीं हो रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो इससे वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हुँ, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं, और वो ट्रायल्स में भी दिखाए हैं। लेकिन वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही जैसा हम कहें कि बुखार रह सकता है, जिस इंजेक्शन जिस साइड पे लगाते हैं वहाँ दर्द रह सकती है, बहुत हरारत हो सकती है, जो कि ऐसे-ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वीकनेस महसूस, जो कि 2-3 दिन में पैरासिटामोल जैसी दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं। जी, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट कोई नहीं देखा गया है। 4 महीने का, 5 महीने का डाटा अभी हो गया है, जब से लोगों हुँ, को दी गई है दूसरी डोज़, तो कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं देखे गए। 1-2 केसेज़ हुए थे सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स के, हुँ, लेकिन वो वैक्सीन के साथ उसका उसका कारण नहीं देखा गया कि वैक्सीन के कारण हुए हैं, क्योंकि आम लोगों में बीमारियाँ तो होती ही रहती हैं, तो हुँ, वो भी कंसिडर करना किया जाता है। जैसे ही कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट होता है वैक्सीन का, या उस पे हुँ, शक होता है, उसको हुँ, उसको बहुत ही डिटेल में एनालाइज़ किया जाता है। जी, एक बहुत ही साइड इफ़ेक्ट जो उभर के आया था वो था एलर्जिक रिएक्शन का। ओके, फाइज़र के साथ भी हुआ, मॉडर्ना के साथ भी हुआ, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ कुछ पेशेंट्स में, और उनमें ये पाया गया कि जो पेशेंट्स को पहले से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है, और वो हुँ, पेशेंट्स हैं जिनको हिदायत होती है, एक खास किस्म का पेन होता है जिसमें दवाई होती है, जो वो हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, कि जैसे ही हुँ, आपको रिएक्शन होता है, आप वो दवाई लीजिए, और वो बचा लेती है। उसमें फिर वो जी, जानलेवा बिल्कुल नहीं रहती। तो ये उन लोगों में, कुछ लोगों में, उनमें भी कुछ लोगों में, अब जैसा मैंने कहा कि 2 ढाई मिलियन के हुँ, डोज़ेज़ दी जा चुकी हैं यूके में और यूएस में भी, तो उसमें से हुँ, 2, 4, 5 लोगों को ये रिएक्शन हुआ, और उनको पहले से ये हिस्ट्री थी एलर्जिक हुँ, रिएक्शन की, तो उनमें ही हुआ है। तो इसके जी, अलावा कुछ और हमें कोई कोई हम कहें कि भयंकर साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आ रहे हैं। सॉरी, एक हुँ, लास्ट बात आपको और बता दूँ कि जो आपने जी, बात की कि यहाँ के लोगों में भी संशय है साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर, बिल्कुल है। जो ओके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो हर जगह उतनी ही एक्टिव है जो जैसे इंडिया में है। हुँ, तो हुँ, वैक्सीन के अगेंस्ट बहुत बातें की जाती हैं कि वैक्सीन जो जैसे जैसे ये फाइज़र वाली वैक्सीन है या मॉडर्ना है, ये एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, ये डीएनए को बदल देगी, ये हमारे अंदर कुछ ट्रैकिंग मटीरियल्स डाल रही है, या ओके, इससे प्रेग्नेंट, हुँ, या इससे इवन ये भी बोला जाता है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज प्रेगनेंसी पे असर मतलब लोग जो लेडीज हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी, बच्चों को जन्म नहीं हुँ, दे, ऐसी ऐसी बहुत ही गलत अफवाहें बहुत फैल रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
ऐसा जरूर। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जैसे ना तो ये डीएनए पे असर कर सकती है, ना ये ट्रैक करने के लिए हमारे स्मार्टफोन ही काफी हैं, सरकारें उसी के थ्रू कर लेती हैं, हमें वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो नहीं, जी जी जी। तो ये जी ये सब जगह फैल रहा है, लेकिन हमारी हाँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम असली इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते रहें। जी, डॉक्टर साहब मेरा सवाल है कि जिस तरीके से भारत में अब दौर शुरू होगा वैक्सीनेशन का, ड्राई रन जारी है लेकिन वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से अब लगनी शुरू हो जाएगी। पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, जो फ्रंटियर जो हमारे वॉरियर्स हैं, उनको लगेगी। आप लोगों के दिलों में जो डर बैठा है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि वो दूर हो और लोग इस वैक्सीनेशन का उपयोग करें और कोरोना से बचें। आप क्या कहते हैं? लोगों का ये डर जायज़ है या लोगों को वैक्सीनेशन लेना चाहिए? जी, कोवैक्सीन लेना चाहिए या कोविशील्ड की ओर जाना चाहिए? ये भी जी, थोड़ा क्लियर करें। श्योर। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा जो भी डिसीजन होता है वो एविडेंस बेस्ड ही हो सकता है। मतलब मैं हुँ, जैसा मैं कहूँ, ना तो मैं नेता हूँ ना जादूगर हूँ कि जो मैं हुँ, क्लेम कर लूँ कि ये ठीक है ये गलत है बिना कुछ एविडेंस के। तो हुँ, अगर जो एविडेंस अभी तक हमारे सामने है हुँ, उसके मुताबिक, तो जो कोविशील्ड है हुँ, ऑक्सफोर्ड वाली, उसका जो है वो क्लियरली दिखाता है कि वो 60-70% से लेकर 60 से लेकर 90% उसकी एफिकेसी है अलग अलग डोजेज में, लेकिन वो एफिकेसी जो है वो सफिशिएंट है और वो सेफ है। ओके, तो अभी तक जी, सिर्फ उसी का डाटा हमारे पास है, और उसके बेस पर तो मैं जरूर कहूंगा कि वैक्सीन हमें सबको ले लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से फाइट करने का एकमात्र तरीका अब यही है। हम जो प्रिकॉशन है वो तो लेते रहें, लेकिन उससे एक्चुअली फाइट करने का यही है कि हम वैक्सीन लें और जो इम्यूनिटी है, हर्ड इम्यूनिटी है, हम उसको बनाएं। बिना बिना हुँ, वैक्सीन के हम हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं बना सकते। ये काफी कंट्रीज ने ट्राई कर लिया और बहुत बहुत खराब उसके नतीजे आए। तो वैक्सीन बहुत जरूरी है। बात आती है कि बायोटेक की वैक्सीन की। हुँ, मैं फिर हुँ, कहता हूं कि देखिए, बायोटेक वैक्सीन मोस्ट लाइकली अच्छी ही होगी, लेकिन हुँ, अभी हमारे पास कुछ भी ऐसा डाटा नहीं है जिसके बेस पे हम कह सकें कि ये बिल्कुल ठीक है, इसकी हुँ, इतनी एफिकेसी है। जैसे ही वो नंबर्स आएंगे आप खुद देखेंगे कि सरकारें और आईसीएमआर और बाकी के जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो खुद आपको बताएंगी कि देखिए 70% एफिकेस है, या ये हुँ, 90% इसमें एफिकेसी है, ये कारगर है, तो जी, आप जरूर लीजिए। तब ये बातें करना बंद कर देंगे कि ये हुँ, बहुत ज्यादा एफिकेस है या ये सारे स्ट्रेन के अगेंस्ट एफिकेस है। वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब अपने पास सही नंबर होते हैं। तो हमें उन नंबर्स की वेट कर लेनी चाहिए, एक और 3-4 हफ्ते या मैक्सिमम 1-1.5 महीने की बात और होगी। तब हुँ, बायोटेक के जो थर्ड फेज के रिजल्ट हैं वो भी आ जाएंगे, उनका रिव्यू भी हो जाएगा, वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएंगे, तब हमें और क्लियर हो जाएगा। तब तक हुँ, मेरे लिए एज ए डॉक्टर ये रिकमेंड करना कि आप ये वाली ले लीजिए, वो थोड़ा मेरे लिए क्या कहूँ, मैं हेजिटेट करूंगा, क्योंकि सामने कोई हेजिटेट, डेटा जी, नहीं है। जब तक हुँ। फेज 3 के रिजल्ट सामने नहीं आते तब थोड़ा मुश्किल है उसको जी, रिकमेंड करना। चलते-चलते सर जी, 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 बिल्कुल चलते-चलते एक और सवाल सर मेरे मन में। सर जिस तरीके से देश में कई जगह आंदोलन जारी है, बहुत बड़ी संख्या में भारत की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी जी, संख्या में लोग गैदर हो रहे हैं और मास्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बावजूद इसके लोगों में कहीं न कहीं आप कहें कि महीनों से डटे हुए हैं, लेकिन वो कोरोना जैसी स्थिति या कोरोना के लक्षण या कोरोना का जो प्रभाव है वो प्राइमा फेसी नज़र नहीं आता। हम्म, कुछ एक लोग बीमार ज़रूर हुए हैं, बुखार हुआ है, वो घर वापस भी आए हैं। लेकिन इतने बड़े नंबर में अगर लोग इकट्ठा हैं, तो वहाँ जो है आप क्या मानते हैं कि ये इम्यूनिटी का फ़र्क है या कोरोना को लेकर जो भय था वो निकल गया है और वैक्सीनेशन के बाद भी इसके साथ मैं ऐड और कर रहा हूँ एक सवाल कि वैक्सीनेशन के बाद हम बिना मास्क के देश में घूम सकते हैं। जी, ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जी। इसका जो आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि किसी ने कुछ एनालाइज नहीं किया है और हमारे हुँ, पास कोई डाटा नहीं है जिसके बेस पे हम सीधा आंसर दें। तो ये स्पेकुलेटिव आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो एक मेरा गैस वर्क ही होगा। और जी, पहली बात तो ये कि जो जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब उनका 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 जो कारण है वो समझ में बिल्कुल आता है। और दूसरी साइड, जैसा मैं कहूँ कि फिक्र भी है और फक्र भी है, दोनों बातें हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में, कि लोगों ने जी, अपनी जी। अपनी आवाज भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनका हक है। हुँ, हुँ, फिक्र इस बात की है कि फैली भी हुई है, लेकिन उसमें हुँ, एडवांटेज थोड़ी सी है कि थोड़ा आउटडोर प्रोटेस्ट है। तो अगर हम ओपन रिकमेंडेशन में। प्रिकॉशन, हाँ ओपन में है, प्रिकॉशन की तरफ जाएं तो वेंटिलेटेड ओपन स्पेसिस जो है वो ज्यादा सेफ है, लेकिन 2 मीटर हुँ, का डिस्टेंस और मास्क तो फिर भी जरूरी है। हुँ, उसके ना फैलने के कारण जो है उसके दो तीन हो सकते हैं। एक तो ये कि
वो नहीं फैल रही है या फैल रही है, हमें तभी मालूम चलता है कि जब हम बहुत बड़े लेवल पे टेस्टिंग करते हैं। मान जी। लीजिए हमने 100 लोगों का, 200 लोगों का रैंडमली वहां से टेस्ट किया और उसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, तब हम थोड़ा सा श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि नहीं फैल रही है। एक तो ये कारण है। तो टेस्टिंग अगर उस सिचुएशन में, तो उनको नॉर्मल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो कोविड के टेस्ट तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों को खांसी, बुखार, वो सब सिम्टम्स हुए हैं, वो घर वापस आ गए हैं। अब अगर हम उसको टेक्निकली लें तो जैसे ही ऐसा एक भी सिम्टम आता है तो हमें इसका टेस्ट कर लेना चाहिए, जो कि हम यहाँ करते हैं, जिससे कि हमें मालूम चले कि वो बीमारी है कि नहीं। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो हमें नहीं मालूम वो फैल रही होगी। एक और बात है कि जैसे पंजाब का एक डाटा आया था कि जिसमें सीरो सर्वे में ये दिखाया गया कि शायद 70 लाख के करीब लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं कोविड से पिछले महीनों में। और लेकिन जब हम टेस्ट को उठा के देखें तो वो टेस्ट तो बहुत ही कम हुए थे। ये एंटीबॉडी टेस्टिंग के बेस पे उन्होंने कहा था। ये न्यूज आइटम पढ़ी थी, मुझे उसका एग्जैक्ट लिंक याद नहीं है, मतलब कौन से उसमें थी। आई थिंक महीने के करीब हो गया है। तो अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी मात्रा में पहले ही फैल चुकी है, उसके पहले ही असर देख चुके हैं, तो वो जो एक्सपोजर पहले हुआ है उसकी भी इम्यूनिटी, नया डेटा जो आ रहा है, कुछ महीनों तक रह सकती है। तो मे बी वो भी प्रोटेक्टिव फंक्शन एक्ट कर रही हो इन प्रोटेस्ट में, जिसके कारण ये नहीं फैल रही। लेकिन ये सब चीजों का जो हम कहें कि पुख्ता उत्तर होगा, वो हमें तभी मिल पाएगा जब साइंटिस्ट, रिसर्चर्स वहां पे ग्राउंड पे जाएं, टेस्टिंग करें। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर हम भारत में जो केसेस कम हो रहे हैं और लोगों में वो जो है कि आप जैसे कहा डर जा रहा है, अगर हम ये बात एक्चुअली सच है तो हमें उससे बहुत बड़ी लेवल पर रिसर्च कर लेनी चाहिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। इम्यूनिटी इसका कारण नहीं होता है, बिना एक्सपोजर के इम्यूनिटी इसका कारण नहीं है। वो तो श्योर है, वो तो साइंस ने बहुत बार बता भी दिया है। एक ही है कि अगर पहले हो चुकी है वायरस तो शायद प्रोटेक्शन हो सकता है। तो इसका क्या कारण है, ये साइंटिस्ट को ढूंढना चाहिए, और बल्कि इसको बड़ी मात्रा पर ढूंढना चाहिए ताकि बाकी के जो देश हैं वो भी इससे फायदा उठा सकें, अगर ये बात सच है तो। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि वैक्सीन मिलने के बाद क्या हमें बिना मास्क के घूमना चाहिए। वैक्सीन मिलने के बाद पहली बात तो दूसरी डोज के 12 दिन के बाद हमें जो इम्यूनिटी का लेवल है वो डिपेंडेबल लेवल बनेगा दूसरी डोज के बाद। तो पहली डोज के तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद दूसरी डोज मिलेगी और उसके 10 दिन बाद हमारा जो लेवल है वो सेफ माना जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब तक हम बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर देते, बड़ी मात्रा मतलब 50-60% पॉपुलेशन जब तक वैक्सीनेट नहीं, तब तक हमें प्रिकॉशन लेते रहना पड़ेगा। और तीसरी बात, ये जो नया स्ट्रेन ये आ रहा है, ऐसे वायरस जो है वो म्यूटेट कर रही है, और अभी हमने बात नहीं करी, और भी वायरसेस हैं जो घूम रही हैं। तो ये जो मास्क है ये शायद लंबे समय तक हमें यूज करते रहना पड़ेगा, जो कि हमारे ही बचाव में है। तो वैक्सीन के बाद भी जब तक गाइडलाइंस क्लियर नहीं आ जाती कि हम इसको छोड़ दें, तब तक हमें इसको यूज करते रहना चाहिए। जी सर, जो यूके से नया स्ट्रेन अब पूरी दुनिया में फैल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कितना खतरनाक है? जी, यूके का ये देखिए, ये जो नया स्ट्रेन है ये यूके ने डिटेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो आरटी-पीसीआर टेस्ट होते हैं जो हम देखते हैं कि कोरोना वायरस है किसी को कि नहीं। एक दूसरा टेस्ट होता है कि वायरस का क्या सीक्वेंस है, उसका जो जीन्स है वो क्या है, उसको सीक्वेंसिंग कहते हैं। यूके दुनिया में सबसे देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा मात्रा में वो सीक्वेंसिंग करता रहा है। 2.5 लाख में से 1.5 लाख के जो सीक्वेंसेस थे वो यूके ने करे, तो उसके चलते ये नया स्ट्रेन पाया गया और ये बहुत फैल रहा है। इसकी जो फैलने की तीव्रता है वो जरूर माना जाता है कि 50 से 70% ज्यादा है। इसका भी अभी हमें जो लेबोरेटरी से अभी कोई रिजल्ट नहीं आए हैं, ये अनुमान है लोगों में क्योंकि ये फैल रहा है उसको लेकर। इसकी जो घातकता है वो ज्यादा नहीं है, अभी तक जो प्रमाण है उसके हिसाब से घातकता इसमें ज्यादा नहीं है, ये लोगों को मार ज्यादा नहीं रहा है। हाँ, केसेस जरूर बहुत बढ़ गए हैं। इंग्लैंड में 4 से लेकर 6 10 में से 6 बेड हॉस्पिटल के कोविड से भर चुके हैं आज की डेट में। बहुत ही है और ये नए स्ट्रेन के फैलने के बाद से है। तो ये केसेस बहुत बढ़ गए हैं, डेथ भी रिलेटिवली बढ़ रही हैं, लेकिन ये ज्यादा घातक है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले अफवाह थी कि ये बच्चों में ज्यादा होता है, इसका भी कोई अभी प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो बिल्कुल सेम है अभी, कि हमें मास्क, हैंड हाइजीन, 2 मीटर का डिस्टेंस और वेंटिलेटेड जो हवादार जगहें हैं वो ही हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और लास्ट में जो नई वैक्सीन आ रही हैं
वो जो साइंटिस्ट हैं, अभी हमारे पास डाटा नहीं है कि वो नए वाले स्ट्रेन के अगेंस्ट एक्टिव हैं या नहीं है, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं, उनका कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। उनको लगता है कि ये स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करेंगी, और अगर इनकी एफिकेसी थोड़ी 1-2% कम हो सकती है, लेकिन ये फिर भी काम करने का हमें पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह की ये टेक्नोलॉजी से बनी है, वो डिटेल्स मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये हमें पूरा उम्मीद है कि ये नए स्ट्रेन के अगेंस्ट भी एक्ट करेंगी। हाँ, कोई नया स्ट्रेन बिल्कुल ही बदल के आ जाता है, तब हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि नए स्ट्रेन के अगेंस्ट ही एक्ट करेंगे। जी, जी। डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं हमारे साथ शेयर की हैं। मुझे लगता है कि दर्शकों को पहले जिस तरीके से आपने जानकारियाँ दी थी, लोगों ने बहुत उसका लाभ उठाया। आपने एक बार फिर से सच कहूँ को अपना कीमती समय दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।